नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो क्लास में चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, तो कंप्लीट इसके महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उन्हीं को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विध्रुवीयता होती क्या है। तो हमारे पास ये हेडिंग है दो ध्रुवीयता। विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों का होना द्विध्रुवीयता कहलाती है। यानी कि विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों का होना क्या कहलाती है? द्विध्रुवीयता। तो मतलब दो महाशक्तियां कौन कौन सी थीं? पहली थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। ठीक है, तो जिसे अमेरिका वाली दुनिया को हम प्रथम दुनिया कहते थे और सोवियत संघ वाली दुनिया को द्वितीय दुनिया कहते थे या दूसरी दुनिया कहते थे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा अमेरिका, यानी कि जिसे हमने कहा प्रथम दुनिया। ठीक है, तो ये भी एक महाशक्ति थी। तो प्रथम दुनिया ऐसे देश को कहा जाता है जिसने अपने आप को विकसित कर लिया हो, जहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और औद्योगिकरण पर निर्भर हो, यानी कि मतलब निजी संपत्ति को बढ़ावा देती हो। ऐसी दुनिया को हमने प्रथम दुनिया कहा, पूंजीवादी को बढ़ावा देने वाली दुनिया को। ठीक है, और जो कि अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, पूंजीवादी दुनिया को कौन चला रहा था? अमेरिका। अमेरिका के साथ जो भी देश जुड़ रहे थे वो पूंजीवादी विचारधारा के कारण ही जुड़ रहे थे। अब देखते हैं दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ या दूसरी दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। यानी कि यूरोप जो था वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, यानी कि एक पूर्वी यूरोप और दूसरा पश्चिमी। तो जो पूर्वी यूरोप था वो था मतलब सोवियत संघ के साथ, और पश्चिम के जो यूरोप के देश थे वो चले गए अमेरिका के साथ। ठीक है, तो जो पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीति की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? समाजवादी विचारधारा थी उनकी। ठीक है, समाजवादी। इसे दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट कहा गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सोवियत संघ यानी कि दूसरी दुनिया क्या थी। यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी। ठीक है, इसी विचारधारा को हमने समाजवादी गुट कहा या दूसरी दुनिया कह दिया। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ प्रणाली क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है इसमें 1। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लेना अच्छे से। आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है सोवियत संघ प्रणाली। आंसर आप लिखेंगे तो हेडिंग बना के लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि और नंबरिंग अच्छी होती है। सोवियत संघ, सोवियत प्रणाली का आशय, यहाँ पे आशा की जगह आशय है। ठीक है, तो ये गलत टाइप हो गया था, आशय। ठीक है, समाजवाद व समाज की भलाई पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। यानी कि सोवियत संघ का आशय क्या है? समाजवाद व समाज की भलाई पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। ठीक है, और इस प्रणाली को सन 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया था। रूस की जो समाजवादी क्रांति मतलब 1917 में हुई, उसी के बाद इस विचारधारा को, सोवियत प्रणाली को अपनाया गया था। और ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन समाजवादी प्रणाली में सामूहिक यानी कि पूरे समूह का विकास के लिए बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, पूंजीवादी में क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने लिए काम करता है, यानी निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए, और जो समाजवादी विचारधारा में समूह की संपत्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि सबका विकास हो। ठीक है, अब देखते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थीं, तो यहाँ विशेषता नंबर 1 है, इसमें राज्य व पार्टी संस्था को अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी होती थी,
तो सबसे ज़्यादा पार्टी को महत्व दिया जाता था और राज्य को, ठीक है, राज्य और पार्टी यानी कि इन दो चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। दूसरी दुनिया इस प्रणाली में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला था, यानी कि दूसरी दुनिया जो सोवियत संघ वाली थी इसमें एक ही पार्टी का बोलबाला था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और उसके बाद है सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के पूरी तरह नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में मतलब अर्थव्यवस्था कैसी, एक योजना के तहत बनाई गई थी जो राज्य की पूरी तरह राज्य के कंट्रोल में थी, राज्य के पूरी तरह नियंत्रण में थी या कंट्रोल में थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट ये है, इस प्रणाली में एक प्रमुख विशेषता उन्नत संचार व परिवहन की सुविधा थी, यानी कि इसकी विशेषता ये भी थी कि यहाँ जो संचार था, संचार के जो साधन थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और परिवहन की सुविधा भी बहुत अच्छी थी। परिवहन का मतलब रोडवेज, रेल वगैरह है ना, और संचार का मतलब है पत्र व्यवहार वगैरह, ठीक है। उसके बाद है सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यानी कि ऊर्जा के बहुत बड़े भंडार थे, संसाधन थे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ खनिज तेल और लौह इस्पात के अपार भंडार थे, यानी कि तेल भी वहाँ भरपूर मात्रा में था, खनिज तेल और लौह इस्पात भी थे, ठीक है, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिल सके, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसी में, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग अत्यधिक विकसित था, ठीक है। उसके बाद है वहाँ के सभी नागरिकों के लिए रोजगार प्राप्त था, यानी कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। सरकार का बल लोक कल्याण पर था, यानी कि सरकार की जो नीतियाँ थीं वो केवल लोक कल्याण के लिए बनाई गई थीं। लोक कल्याण को मतलब, लोक का मतलब होता है जनता का कल्याण, ठीक है। अब देखते हैं सोवियत संघ के दोष भी रहे होंगे कुछ, है ना, जिसकी अच्छाइयाँ होती हैं उसमें कमियाँ भी होती हैं, तो अब पढ़ेंगे दोष। सोवियत संघ में एक दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो नंबर एक दोस्त तो यही था, मतलब एक ही पार्टी की सरकार होती थी, मतलब, और जहाँ अलग अलग पार्टियों की अगर सरकार बनी, अलग अलग पार्टियां लड़ें, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, अगर एक पार्टी ख़राब काम करेगी तो दूसरी को तो हम चूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक ही पार्टी है, अगर वो अच्छा काम करे चाहे ख़राब काम करे, लेकिन हमारे पास मतलब चूज करने का मौका ही नहीं मिलता कि हम दूसरे को चुन सकें, दूसरी पार्टी की सरकार बना सकें, क्योंकि सोवियत संघ में सिर्फ एक ही दल है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, उपभोक्ताओं को पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न स्तर की वस्तुएं मिल रही थीं, यानी कि पश्चिम के देशों के लिए तो अच्छी वस्तुएं मिल रही थीं, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया वस्तुएं ना मिल रही, ठीक है, क्योंकि पश्चिम के देश क्या अपनाए हुए थे, पूंजीवादी व्यवस्था, और जो सोवियत संघ वाले अपनाए थे साम्यवादी व्यवस्था, ठीक है। अगला पॉइंट है, नौकरशाही के बढ़ते हस्तक्षेप से नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, यानी कि जो नौकर थे उनका बोलबाला था, नौकरशाही है, तो वो जो आम नागरिक थे उनकी जो आज़ादी छीनी जा रही थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि बोलने की आज़ादी, नौकरशाही अपनी मनमानी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है सोवियत संघ में शामिल 15 गणराज्यों में रूस का अपना ही अलग ही जलवा था भाई। रूस जो था वो सबके ऊपर मतलब हमेशा रुतबा दिखाता रहता था, तो उसका अलग जलवा था। रूस के मतलब सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, कितने गणराज्य, 15, लेकिन रूस का अलग जलवा था उनमें से, ये भाई साहब का, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अन्य क्षेत्रों की जनता स्वयं को दमित अनुभव कर रही थी, यानी कि दबा हुआ अनुभव कर रही थी। भाई एक व्यक्ति का अलग से ही जलवा हो, जैसे रूस का 15 देश और भी शामिल हैं, तो उन्हें लग रहा था कहीं न कहीं कि हमें दबाया जा रहा है, ठीक है। तो जो सोवियत संघ में क्या थे, दोष थे, कमियां थीं कुछ, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे, तो हेडिंग बना देंगे सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे जो कि मैंने नीचे लिख दिया है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सन 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगर यहाँ से बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। सोवियत संघ जनता की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही थी,
जो सोवियत संघ थी वो मतलब जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही, खरा नहीं उतर पा रही, लोगों के लिए पसंद नहीं आया कि भाई इनकी राजनीति, राज चलाने की जो मतलब नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं है, नौकरशाही का बोलबाला है ना। तो जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी तथा समाजवादी व्यवस्था को लोग नापसंद करने लगे, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था में जो अमेरिका वाली दुनिया थी उसमें लोग खूब तरक्की कर रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे क्या मतलब यहाँ की व्यवस्थाएं मतलब महंगाई बढ़ रही थी, व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रही थी, ठीक है, और जनता की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। तो क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर आकर्षित हो रहे थे, यानी कि जनता या लोग जो थे वो समाजवादी व्यवस्था को नापसंद करने लगे और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर आकर्षित होने लगे, जिसके कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि ये टूट करके बिखर गया बिल्कुल। ये 15 गणराज्य थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद का है 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन हुआ, जो बाद में 15 गणराज्यों में बांटा गया, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप मिस कर दें, और इन्हें सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दो ध्रुवीय विश्व के अंत का क्या परिणाम हुआ, यानी कि जो दो ध्रुवीय विश्व है उसके अंत का क्या परिणाम हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, यानी कि अभी अपन ने पढ़ा था कि सोवियत संघ तो टूट गया था, यानी कि दो ध्रुवता का मतलब विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियाँ थीं, दो पावरफुल देश थे, ठीक है, एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। अच्छा, सोवियत संघ तो बिखर गया, फिर क्या होगा, सोवियत संघ के बिखरने के बाद एक ही तो महाशक्ति बचेगी, है ना। तो यहाँ पे यही बताया, सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवता का अंत हो गया, यानी कि जो पूरा विश्व था दो भागों में बटा हुआ था, दो महाशक्तियाँ थीं, अब एक ही महाशक्ति बची है सोवियत संघ टूटने के बाद, है ना। तथा विश्व की राजनीति में शक्ति के लिहाज से बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। अब शक्ति के लिहाज से तो बदलाव हो ही जाएगा, है ना। और महाशक्ति के रूप में कौन सामने आता उभर के, अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में सामने आया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा, यानी कि अमेरिका जो है नंबर 1 टॉप पे आ गया उसके बाद, है ना। सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया अमेरिका, क्योंकि उससे पहले दो महाशक्तियाँ थीं, उसके बाद सिर्फ एक बची, उसके सामने से ऑप्शन ही गायब हो गया, है ना। उससे पहले एक ऑप्शन था सोवियत संघ, और सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद अमेरिका ही महाशक्ति बची है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक इस घटना को, यहाँ पर किस घटना को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास किस, ठीक है, किस घटना को माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर, सन 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना सबसे बड़ी घटना थी, यानी कि सन 1989 में जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी वो गिरा दी गई थी। जो बर्लिन की दीवार थी, जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के दो भागों में बांट रही थी, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप में अमेरिका महाशक्ति बन करके उभरा था, जो पूर्वी यूरोप था उधर सोवियत संघ का दबदबा था। अब ये जनता ने इस दीवार को ही गिरा दिया हो तो क्या होगा, जनता के द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया, ठीक है, तहस नहस कर दिया गया। फिर क्या हुआ, मतलब जो शीत युद्ध का ही अंत हो गया था, ठीक है। इस घटना को शीत युद्ध का अंत प्रतीक माना जाता है, ठीक है। दो गुटों का विभाजन पुनः एकीकृत हो गया, यानी कि दो गुट थे जो अलग अलग थे, एक गुट इधर था एक इधर था, अब दोनों का क्या हो गया, एकीकृत हो गया, दोनों शामिल हो गए, यानी कि दीवार हट गई है। दीवार क्या हुई, हटा दी जनता ने, है ना, दीवार हटा दी, फिर क्या हुआ, बाउंड्री खत्म हो गई, ठीक है, दोनों इकट्ठे हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण बताइए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सोवियत संघ क्यों विघटन हो गया, इसके कोई 6 कारण दीजिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, सोवियत संघ के विघटन, यहाँ विघटन शब्द और है, ठीक है, विघटन, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो पहला कारण तो यही है कि संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हथियार
के लिए किया गया। अरे भाई, महाशक्ति बनने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाया जा रहा था, सारा पैसा हथियारों पे लगाया जा रहा था, तो और चीज़ों का कैसे विकास होगा, है ना। तो जिसकी वजह से भी सोवियत संघ टूट गया था, बिखर गया था। दूसरा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। मैंने पहले भी कहा था, सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट साम्यवादी सरकार, है ना, दूसरा कोई दल था नहीं, तो ये अपनी मनमानी चला रही थी। जैसे इंडिया में बहुत सारी सरकारें हैं अलग अलग, अगर हमको एक सरकार पसंद नहीं आती है तो जनता 5 साल के बाद बदल देती है उसको, है ना, कई बार तो बीच में ही बदल देती है जनता। अब यहाँ एक ही सरकार है, हमेशा एक ही रहनी है, तो वो गलत सलत काम कर रही थी, तो जिसकी वजह से भी सोवियत संघ बिखर गया था, यानी कि जो गणराज्य थे आपस में 15 गणराज्य वो टूट गए। उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेही ना होना। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी थी या जनता के प्रति जवाबदेही ना थी, है ना। जैसे इंडिया में यानी कि भारत में सरकारें जितनी हैं उनसे जनता जो है सरकार मतलब सवाल पूछती है, वो जनता के प्रति क्या होती हैं, जवाबदेह होती हैं, है ना। जवाबदेह होती हैं कि ना होती हैं, है ना, उन्हें जनता के लिए जवाब देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा नहीं था, तो जिसकी वजह से भी मतलब सोवियत संघ बिखर गया। अगला पॉइंट भी पढ़ते हैं एक एक करके, समझते चलना है, रटना नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। चौथा पॉइंट है लोगों को गलत जानकारी दी गई कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। अरे सोवियत संघ तो गड्ढा में जा रहा है, विकास नहीं कर रहा था। लोगों को पता लग गया कि जो नौकरशाही लोग हैं यही मलाई चाट रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोवियत संघ बिखर जाता है। अगला पॉइंट है पाँचवा, पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे जिससे जनता उन्हें अपने आप से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। यानी कि जो लोग पार्टी में शामिल थे, सरकार में शामिल थे, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो तो वीआईपी बन के रह रहे थे। अब बाकी जनता ऐसे ही भूख से मर रही थी, है ना, मतलब उनके लिए उतनी सुविधाएं ना मिल पा रही। जनता आज़ादी चाहती, लोकतंत्र शासन चाहती कि यहाँ मतलब लोकतंत्र शासन में क्या होता है कि जनता अपने अनुसार मतलब जिस पार्टी को चाहे उसे सरकार में बैठा सकता है ना, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो ना रहो, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करने की सोची लेकिन इनकी पार्टी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। हाँ, एक व्यक्ति आए थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, इनने सोचा था कि सोवियत संघ में हम सुधार करें, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों ने इनको साथ ना दो, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर थोप दिया जाता है कि सोवियत संघ इन्हीं की वजह से टूट गया है, हालांकि इन्हें सुधार करने की कोशिश करी, ठीक है। अगला पॉइंट है सोवियत संघ में नौकरशाही का बोलबाला था, यानी कि जो नौकर है उनको बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जितने भी मतलब, और बाकी जनता के लिए कोई सुविधा ना ही, ढंग की बढ़िया सुविधा ना ही, ठीक है। उसके बाद है शाक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है शाक थेरेपी वाला भाई, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। शाक थेरेपी पहले हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के बड़े देशों को अब समाजवाद व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवाद व्यवस्था अपनाने की सोचने लगे। यानी कि सोवियत संघ तो बिखर गया, तो पूर्वी सोवियत संघ के बड़े बड़े जो देश थे वो समाजवादी व्यवस्था को छोड़ रहे थे। अब उनने कहीं सोचा, उनके दिमाग में आया कि अमेरिका जो विकास कर रहा है वो पूंजीवादी की वजह से कर रहा है, उसकी व्यवस्था जो है पूंजीवादी है, जिसकी वजह से उसने विकास किया है अपना, ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी भाई पूंजीवादी व्यवस्था को अपना ही लें, ठीक है। जैसे अमेरिका पूंजीवादी को अपना करके अपने आप को आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों को मजबूत कर रहा है, और ऐसा हम भी करेंगे। यानी कि सोवियत संघ से जो बिखरे गणराज्य थे उन्हें लगने लग गया था कि अमेरिका ने पूंजीवादी की वजह से विकास कर लिया, तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, है ना। और रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, ठीक है। यानी कि उसके बाद रूस ने इनका नेतृत्व किया, ठीक है। रूस वहीं से निकल के आया, जो सोवियत संघ के बाद बिखर करके जितने भी गणराज्य थे उनका नेतृत्व करने लग गया रूस। सोवियत संघ तो बिखर गया, ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया, ठीक है।
यानी कि अब तो लोगों के लिए आघात पहुंचा दी, अब उसके इलाज करा रहे हैं। पहले तो उसे मतलब दर्द दिया, अब है ना, आघात का मतलब है दुख देना, परेशानी पहुंचाना। पहले तो जनता को परेशानी पहुंचा दी, अब क्या कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं, उन्हें दवा दिला रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले तो कहा मतलब समाजवादी मॉडल को अपनाएंगे, अब पूंजीवादी ला रहे हैं। तो इसी का मतलब यही, आघात पहुंचा करके उपचार करना। शाक थेरेपी का मतलब यही है, इस मॉडल का मतलब। ठीक है, उसके बाद है शाक थेरेपी से सोवियत संघ में बदलाव। यानी कि क्या बदलाव आए, कुछ बदलाव आए या नहीं आए शाक थेरेपी से। ठीक है, तो पहला बदलाव यही आया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, है ना। पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, वहाँ पे साम्यवादी, अब आ गई पूंजीवादी। ठीक है, निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया या अपनाया गया। यानी कि अब व्यक्ति जो है निजी संपत्ति के लिए काम कर सकता है, अपनी संपत्ति के लिए। अच्छा, तरक्की व्यक्ति कब करेगा, यानी कि तुम अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए अगर काम करोगे तो मेहनत से 4 घंटे की जगह 5 घंटे भी कर लोगे। अब तुम्हें पता है पूरे समूह की संपत्ति बढ़ने है, तो पूरा समूह ये सोचेगा, एक दूसरे की तरफ देखेगा कि संपत्ति तो सबकी बढ़नी है भैया, हम क्यों करें अकेले काम, है ना। अगर तुम नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए सोवियत संघ बिखर गया, है ना। तो निजी स्वामित्व को बाद में अपनाया गया, यानी कि निजी संपत्ति को बढ़ावा, कि यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल होंगे वो सरकारी भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, है ना। पहले भैया सरकारी होते थे, समूह पूरे समूह के लिए काम करते थे। अब स्कूल भी सरकारी प्राइवेट दोनों होने लग गए। निजी संपत्ति का मतलब है प्राइवेट होना। ठीक है सर, और जो साम्यवादी में था वो उसमें सरकारी होता था, मतलब पूरे समूह का माना जाता, कोई चीज़ होती थी वो। ठीक है, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया, यानी कि पहले जो समूह के फार्म हुआ करते थे वो निजी फार्म में कन्वर्ट कर दिए गए, यानी कि प्राइवेट कर दिया गया उनको। ठीक है, जिसमें तरक्की होने लग गई। समूह में व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, कई बार सोचता है कि भाई संपत्ति बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, नुकसान होगा तो सबको होगा, है ना। और निजी संपत्ति में व्यक्ति को लगता है अगर नुकसान हो गया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम, है ना। उसके बाद है पूंजीवादी प्रदत्त से खेती पद्धति है यहाँ पे। ठीक है, पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी और मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल खेती के लिए किया गया। ठीक है, अब ऐसा माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार से ही विकास होगा, यानी कि अमेरिका का जो विकास हुआ व्यापार की वजह से हुआ, तो ये भी लोग व्यापार करने लग गए। अब पता है रूस भी व्यापार करने लग गया था उसके बाद, है ना। अभी तो यूक्रेन से उसकी लड़ाई चल रही है बहुत, है। उसके बाद है मुक्त व्यापार अपनाया गया। उसके बाद मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, है ना। अब आपस में व्यापार ना करके पश्चिमी देशों से व्यापार किया जाने लगा। पहले जो आपस में व्यापार करते या पश्चिमी देशों से व्यापार करने लग गए। पता है जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो फ़ायदा होता है ज़्यादा, है ना। अगर हमारे पास ज़रूरत की कोई वस्तु है तो विदेश से ले भी सकते हैं, और हमारे पास ज़्यादा है तो अपने देश में सड़ रही है तो हम विदेश भेज भी सकते हैं, है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है। उससे पहले ये नहीं कर रहे थे, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए हुए थे। इनको बाद में लग गया था कि विकास होगा पूंजीवादी से भैया, है ना। अब क्वेश्चन 7वां है, शाक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, शाक थेरेपी के परिणाम। शाक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं मिला। जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ गई, जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, यानी कि जितना भी औद्योगिकरण था वो चरमरा गया, पूरा ढांचा। ठीक है, उसके बाद है महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों में बेचा, यहाँ पे बेचा है, यहाँ पे मात्रा लगा लो, बेचा गया। ठीक है, उसके बाद है शाक थेरेपी के कारण इतिहास की सबसे बड़ी गरम सेल कहा गया। शाक थेरेपी को क्या कहा गया, यानी कि उस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, है ना। अगर चीज़ें महंगी हो जाती तो कहा जाता मार्केट अभी गर्म है साहब, है ना। तो इतिहास में सबसे ज़्यादा देखा गया उस समय, मतलब शाक थेरेपी के कारण महंगाई बढ़ गई थी, तो उससे क्या कहा गया था, गरम सेल कहा गया था। ठीक है, उसके बाद है रूसी मुद्रा जिसका नाम था रूबल में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। रूबल में क्या आ गई, गिरावट। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7वां पॉइंट देखेंगे, लोगों ने जो पैसा बचाया था वो क्या हो गया, खर्च हो रहा था। यह थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि लोगों की जो बचत थी वो अब खर्च हो गई, पुरानी बचत, है ना। खर्चाए में ही सेविंग जो है वो कैश, मतलब उन्हें खर्च करनी पड़ी, अपनी जो पुरानी बचत थी उससे खर्चा चलाना पड़ा, इतनी महंगाई आ गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद है सामूहिक खेती की प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो खेती लोग समूह बना करके कर रहे थे उससे ख़त्म किया गया। उसके बाद है खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, यानी खाने पीने की चीज़ें कम पड़ गई तो हमें विदेशों से इन्हें मंगाने पड़ गई। ठीक है,
अमीर और गरीब होने लगे। अमीर क्या होने लगे? अमीर और अमीर होने लगे और गरीब क्या होने लग गए? गरीब होने लग गए। अमीर हो जा रहे हैं भैया, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है क्योंकि चीज़ें महंगी, अमीर के पास वस्तुएं ही वो गरीबों को बेच रहा है महंगे दाम में, तो गरीब तो और गरीब हो रहा है। इनके पास कम पैसा है, जिनके पास ज़्यादा पैसा था उनके पास और हो रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई पैदा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, और क्या करना है, लाइक, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।